हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द अंदर ब्लॉग। तो अभी तो सुबह के बज चुके हैं 6:15। तो अभी तो तालाब पे ही हैं, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, बैकग्राउंड में तालाब है। तो अभी तो यहीं पे, क्योंकि बहुत मस्त मौसम बह रहा है, तो अभी तो यहीं पे आ चुके हैं। और आज जो है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन होने वाला है, तो हमने सोचा कि आज क्यों नहीं इसी पे एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन वोट देता है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्वालिफिकेशन होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन वोट दे सकता है। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो पार्लियामेंट के दोनों सदन है, यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के सदस्य वोट दे सकते हैं। और उसके साथ ही साथ जो एमएलए हैं, पूरे स्टेट के जितने भी एमएलए हैं, जो यूनियन टेरिटरी के एमएलए हैं, वो वोट दे सकते हैं। बट इनमें एक कंडीशन है कि जो पार्लियामेंट के दोनों सदन है, दोनों सदन में जो नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं, जो नॉमिनेटेड एमपी होते हैं, वो वोट नहीं दे सकते हैं। और साथ ही साथ जो एमएलए हैं, जो नॉमिनेटेड एमएलए हैं, वो भी वोट नहीं दे सकते हैं। तो ये इनके अलावा हटाकर बाकी एमपी और एमएलए जो इलेक्टेड हुए हैं, वो वोट दे सकते हैं। अब रही बात जो वोट दिया जाता है, वोट का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एमएलए के वोट के वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, यानी एक एमएलए का वोट कितने के बराबर होगा या उसका वैल्यू क्या होगा। तो जैसे एक एमएलए का वोट का यदि वैल्यू निकालना है, तो हम बात करते हैं जिस स्टेट से वो एमएलए बिलोंग करता है, उस स्टेट का पॉपुलेशन कितना है। उस स्टेट का पॉपुलेशन के बाद उसके बात करते हैं कि उस स्टेट में कितना एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी सीट है, उसके आधार पे उसका वैल्यू निकाला जाता है। उसका एक फार्मूला होता है, जैसे टोटल पॉपुलेशन जो स्टेट का है, टोटल पॉपुलेशन अपॉन जो एमएलए का सीट है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसको डिवाइड करते हैं, इंटू 1/100 करते हैं। तो उसके आधार पर उसका वैल्यू निकल जाता है एक एमएलए सीट का। अब रही बात, हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन का। राष्ट्रपति इलेक्शन लड़ने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको भारत का सिटीजन होना चाहिए, और उसके बाद आपको 35 ईयर एज होना चाहिए, या 35 ईयर से अधिक भी हो सकता है, मिनिमम 35 ईयर होना चाहिए आपको। और रही बात, साथ में आपको क्लब के पद पे आप आसीन ना हो, जैसे हो गया कोई एमपी हो गया, एमएलए हो गया, सीएम हो गया, इस तरह के लाभ के पद पे आप आसीन ना हो। हाँ, बट यहाँ पे भी एक कंडीशन है, यदि आप उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल या फिर कोई राज्य मंत्री या कोई मंत्री हैं, तो वो पद, वो लाभ के पद पे नहीं आता है। तो उस पद पे रहते हुए भी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं राष्ट्रपति का। परंतु जब आप पद ग्रहण करेंगे, उस समय आपको उस जो आप पहले से आपके पास जो पद है, उसको त्यागपत्र देना पड़ता है, यानी कि रिजाइन देना पड़ता है। तो उसके बाद ही आप राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका क्वालिफिकेशन। तो अब बात करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए जो नॉमिनेशन करने जाते हैं, तो नॉमिनेशन के लिए क्या प्रोसीजर है। तो राष्ट्रपति के जब नॉमिनेशन करने जाते हैं, तो उसमें 100 लोगों की ज़रूरत होता है। 50 उसमें अनुमोदक होते हैं, 50 आपके प्रस्तावक होते हैं। और उसके साथ साथ आपको आरबीआई में 1500 रुपये का आपका कैश जमा करवाना पड़ता है, जमानत राशि के तौर पर। ठीक है। उसके बाद जब चुनाव होता है राष्ट्रपति का, जो टोटल वोट पड़ता है उसका 1/6 यदि वोट आपको नहीं मिलता है, तो आपका जमानत राशि जब्त हो जाता है। तो ये हो गया नॉमिनेशन का प्रोसेस। तो अब बात करते हैं राष्ट्रपति का पद किन किन कारणों से खाली रह सकता है। तो 5 कारण हैं जिसकी वजह से खाली हो सकता है। पहला है कि राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उनका मृत्यु हो गया होगा, या दूसरा फिर राष्ट्रपति पर कार्यकाल के दौरान महाभियोग लगा होगा, या फिर राष्ट्रपति अपने कार्यकाल से त्यागपत्र दे दिया हो, या राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया हो, या फिर राष्ट्रपति को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जो उनका प्रोसीजर होता है, क्वालिफिकेशन होता है, वो क्वालिफिकेशन उनका फुलफिल नहीं होता होगा। इन सभी कारणों की वजह से राष्ट्रपति का सीट खाली हो जाता है। जब राष्ट्रपति का सीट खाली रहता है, तो जिस तारीख से खाली होता है, उस तारीख के 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पुनः इलेक्शन करा लेना चाहिए। ये इसका हो गया राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित। और राष्ट्रपति के इलेक्शन का आर्टिकल 54 में जिक्र किया गया। ठीक है। तो अब बात करते हैं राष्ट्रपति के ऊपर भी महाभियोग लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लगाया जा सकता है। इसको लगाने के लिए पहले तो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश किया जाना चाहिए। यदि प्रस्ताव 2/3 बहुमत से एक हाउस से पास हो जाता है, फिर दूसरे हाउस में जाता है, वहाँ से भी पास हो जाता है, तो उसके बाद जब फिर 14 दिन का नोटिस दिया जाता है राष्ट्रपति को, और फिर उसके बाद वो प्रोसीजर फाइनल होता है। उसके बाद फिर इम्पीचमेंट लग जाता है। तो ये हो गया महाभियोग का प्रोसेस। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के वीटो पावर की। तो राष्ट्रपति के पास 3 तरह के वीटो पावर है, सस्पेंसिव वीटो पावर, एब्सोल्यूट वीटो पावर, गजनी वीटो पावर। इन तीनों के बारे में डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे। डिटेल से चर्चा करेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। खैर, किसी और वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो अब बात करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने के संदर्भ में। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। ये अध्यादेश कब जारी कर सकता है, तो जब संसद का सत्र न चल रहा हो, सत्र अवसान हो, यानी कि तब वो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और ये अध्यादेश 6 महीने तक वैलिड रहता है, यानी जब दोबारा सदन आता है, जब दोबारा सदन का सत्र शुरू होता है, तो 6 महीने तक ये मतलब कंटिन्यू कर सकता है। तो अब बात करते हैं राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान किए जाने के संदर्भ में। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान कर सकते हैं।
तो ये था राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, तो बेसिक जानकारी है। तो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।